अस्सलाम वालेकुम बेटा। हैंड रेस करके मुझे बता दें वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं आ रही? आ रही है क्यों भाई? आवाज सही नहीं आ रही। इसमें अबादुर रहमान क्या शोर है क्या है? में थोड़ा ही सी वो हल जिटर है। मतलब शोर आ रहा है या वैसे सिर्फ जिटर है बैकग्राउंड में थोड़ी सी बस। और कोई इतना बड़ा अच्छा, मसला नहीं है वैसे। बैकग्राउंड में नॉइस है। एक मिनट में अभी चेक ये चेंज करता हूँ। अपनी केबल स्पीड मुझे बताइएगा, ठीक है? जी। अबादुर रहमान आप बताएं। वो अभी भी है, थोड़ी सी आती है। बंद हो रही है, ऑन हो रही है, बंद हो रही है, ऑन हो रही अच्छा, क्यों भाई मामूली हो नहीं ऐसे सीन में ना, माइक नहीं सही। माइक आवाज भाई क्यों भाई आपका माइक ऐसा लग रहा है जैसे आप काफी दूर से बोल रहे हैं और आवाज गूंज रही है। गूंज वो इस रही है। क्लास में गूंजती है कि भाई। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब बताएं मुझे, अब भी गूंज रही है वॉइस? जी स्टिल सेम। अब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हाँ जी, हो गया कि भाई। हो गया। ये इसकी केबल का इशू है बेटा, मैं केबल रिप्लेस कर लूँ फिर मैं आता हूँ अभी आपके साथ। सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी आप बताएं, वॉइस का हो गया प्रॉब्लम रिजॉल्व सारा जो आ रहा था शोर? आ रहा क्यों भाई अभी भी? अभी भी आ रहा है कौन सा शोर? रवि भी अशोर? कि मैं थोड़ा ये क्यों बढ़ा भाई दें। जिज करके ऐसा शोर है ऐसे। अच्छा अच्छा, इसी तरह रहने दे, कोई बात, हाँ। एक मिनट करें। क्यों भाई दूसरे रूम अगर भी उधर कर लें क्लास। अब वो जो डायरेक्टर रूम है उधर कर लें, अगर फ्री है वो उधर सही है माइक वगैरह। अच्छा, अब सही है आवाज? जी। जी अब ठीक है। ओके बेटा, अगर वो वॉइस अब फिर आगे क्यों भाई? दोबारा आवाज चली गई है। क्या इस तरह क्लास कैरी ऑन कर सकते हैं? भाई इस तरह तो ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी दूर शहर से बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर वॉइस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रही तो क्या इस पहले तरह? सही थी। यार वो क्यों भाई वॉइस आवाज कॉल कटी कर जा रही देते है हैं। अंदर। अच्छा कर सकते हैं कैरी। आवाज अभी भी कट रही है आपकी मेरी? यस। एक मिनट। तुम भाई कैरी ऑन कर सकते हैं। इससे भाई माइक म्यूट कर दें। जी बेटा, वॉइस में प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं? जी क्यों भाई ये वन होगी ए, टनाटन। ठीक बिल्कुल सही होगी आवाज। नहीं है कि वही बता फिर दें। वन होगी। ठीक है भाई बिल्कुल ठीक हो गया ठीक। बात। ओके बेटा, ओके, बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट सिर्फ लास्ट में इसको फाइनलाइज करवा लूँ।
जी बेटा, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है भाई। ओके, थैंक यू। क्यों भाई, जी जी। आज सर की भी क्लास होगी? नहीं सर की क्लास नहीं है, आज यही क्लास है बेटा सिर्फ। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे ये बताएं, आपने कल कहाँ तक, आज आपकी एग्जाम्पल शुरू होनी थी, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ से। एग्जाम्पल शुरू होने जी। अच्छा, नहीं वो सच एक सर का आर्टिकल पढ़ा था 5.5 मेरे ख्याल से, वो इलस्ट्रेशन 26 से पहले। ये वाला अनएडजस्टेड नहीं, सर ने कहा अभी ये ना करवाएं, सर ने इसका मुझे बता दिया था बेटा, ये बाद में जाकर करेंगे। आउटसाइड चलो प्रॉफिट ठीक एंड है। लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना हमारा, रिवैल्यूएशन सरप्लस इसके अंदर कवर होता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अब आपने जो है डेफर्ड टैक्स, वो किस मेथड से पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, ये दोनों सर ने सर ने कहा बताया? था दोनों बताए थे, लेकिन सर ने कहा था हम बैलेंस शीट मेथड फॉलो करेंगे। जी, बैलेंस शीट मेथड को फॉलो करेंगे। आपकी बुक के अंदर एक दो क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से भी किए हुए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस के लिए वो एक दो मेथड करेंगे, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है बैलेंस शीट अप्रोच से है, तो हम उसको बैलेंस शीट अप्रोच से ही करेंगे। पहले कोशिश करेंगे बैलेंस शीट अप्रोच से करें, फिर बाद में जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस मेथड आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से एग्जाम्पल हुई है, ठीक है। इसको अभी छोड़ के नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं, जब आगे कर लेंगे दोबारा वापस आके आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली एग्जांपल में आपको समझा दूंगा कैसी है। अभी पहले कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट अप्रोच के साथ एक आधा क्वेश्चन हम करें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो। दोनों में जो फर्क है मेन, उसमें ये फर्क है, जो बैलेंस शीट अप्रोच है उसमें निकलती है, होती है हमारे पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लिबिलिटी। जो हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारी कैलकुलेशन से आती है क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लिबिलिटी, ये हमारी कैलकुलेशन से ये फिगर निकलती है। और फिर हम ओपनिंग और क्लोजिंग के फर्क से फॉर द ईयर निकालते हैं, जिसको फॉर द ईयर, ये है बैलेंस शीट अप्रोच। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच क्या है, हमारे पास होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन से हमारे पास आता है फॉर द ईयर, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके हम खुद क्लोजिंग निकालते हैं, खुद क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं। फिर इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस शीट अप्रोच हमें क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स देता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच हमें फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स देता है। तो बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर फॉर द ईयर हमारा कंपैरिजन से निकलेगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर द ईयर हमारी कैलकुलेशन से निकलेगा, और क्लोजिंग बैलेंस ये फॉर द ईयर को ओपनिंग में ऐड या लेस करने से आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है अप्रोच का दोनों के दरमियान। अब चलते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम्पल के ऊपर। हम एग्जाम्पल 3 करते हैं, एग्जाम्पल 1 2 अभी मैं नहीं करवा रहा, उसकी रीजन कुछ ये है, एग्जाम्पल 2 भी जरा एडवांस लेवल की पास पेपर का क्वेश्चन है, उसमें बहुत चीजें डिस्कस होने वाले हैं, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज परचेज्ड बाय अ कंपनी ए on January 1st 2018 at a price of ₹1 lakh. The item has a useful life of 10 years with nil residual value. As per local tax law, company A will be allowed 25% depreciation in the year of purchase, and remaining asset will be depreciated 10% per annum on remaining value from year 2. वो क्या कह रहा है, लोकल लॉ से मदद कर रहा है, टैक्स वाले हमें कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में 25% मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से क्या होगा 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये 10% ईयर 1 में नहीं मिलेगी, ईयर 2 में मिलेगी एंड ऑनवर्ड। कंपनी मेड अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ₹5 लाख and 6 lakh in year 1 and year 2 respectively. Corporate tax rate is 29%. Ultimately, compute current and deferred tax
फॉर द कंपनीज ए फॉर द ईयर 1 एंड ईयर 2। अगर हमने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, करंट टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मेरा बेटा पहले हम करंट टैक्स निकालेंगे। करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। अगर हमने करंट टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट हो। टैक्सेबल प्रॉफिट होगा तो करंट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये ईयर 1 की बात कर रहा हूं, और इधर लिख रहा हूं फिर ईयर 2, साथ ही ईयर 2 भी कर देता हूं मैं, दोनों साथ साथ करेंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या, 5 लाख और 6 लाख। जिस तरह हम टैक्स में करते थे, एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई और चीज नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इसी की वजह से है। तो बेटा इससे क्या आ जाएगा, हमारा डिफरेंस से टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम देखें हमारी यूजफुल लाइफ 10 ईयर विद नेल रेजिडुअल वैल्यू, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर हमारी डेप्रिसिएशन हो रही, तो हम दोनों में कर देंगे ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। इसमें भी आ जाएगी बेटा, इस एसेट की कॉस्ट है कितनी, 1 लाख, 10,000 इसमें, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000 इसमें। अब करेंगे लेस टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन ईयर 1 की कितनी है बेटा, ईयर 1 की है 25%। इसका मतलब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, दैट इज 25,000। ये उसकी आ गई फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। और सेकंड ईयर की क्या है, WDV का 10%, तो इसका मतलब सेकंड ईयर की WDV क्या होगी, 1 लाख माइनस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज 7,500। ये मेरे पास आ गई बेटा सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट ये कितना आ गया, 5,10,000, उसमें से 25,000 माइनस कर दो तो बेटा आ गया 4,85,000। और इधर मेरा कितना प्रॉफिट आ गया, 6,02,500। ठीक हो गया, यहां तक किसी बच्चे को क्वेश्चन? ओके। अब हमारा रेट क्या है टैक्स का, 29%। तो बेटा हम इस पर क्या करेंगे, करंट टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ करंट टैक्स एट द रेट ऑफ 29%। 2019 में क्या आएगा, 48,500 का। इधर मैं कैलकुलेशन भी आपको देता हूँ, 140650। ओके, 48,500, ये देखिए 4,85,000 मल्टीप्लाई 0.29, 1,40650 है जी। और इसी तरह सेकंड ईयर का बता दे मुझे, अब आ जाना 174,725 1,747,225। ये मेरे पास है करंट टैक्स फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2। एनी क्वेश्चन अप टू है, कोई क्वेश्चन नहीं। अब हमने कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। अभी हमने इसकी प्रेजेंटेशन को डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन अभी नहीं करवा रहा। जब प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेंगे फिर यही कैलकुलेशन आपको प्रेजेंटेशन में हम सिखाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, ठीक है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट CA, TB टैक्स बेस। अब लिखेंगे डिफरेंस को और ये डिफरेंस यहां पे लिख रहे हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। मतलब TAD है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो हम उसको क्या अपनी कैलकुलेशन यहां से निकाल लेंगे। अब अक्सर आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा उन्होंने ब्रैकेट लगाई होती है टैक्सेबल को, कभी डिडक्टेबल। ये ब्रैकेट का कोई रूल नहीं है कि आपने टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को ब्रैकेट लगानी है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को ब्रैकेट लगानी है। आपने जिसको लगा दी आपने उस हिसाब से देखना क्वेश्चन।
अगर डिडक्टेबल को लगा दी तो डिडक्टेबल को लगाते रहिए, किसी में अगर आपने टैक्सेबल को लगा दी तो टैक्सेबल को लगा दीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर डिडक्टेबल को तकरीबन ब्रैकेट लगाई होती है, टैक्सेबल को नहीं लगाई होती, लेकिन इसका कोई पेट रूल नहीं है। तो यहां से निकल आएगा हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो उसमें क्या निकलेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट निकलेगा, उस हिसाब से उसको भी ब्रैकेट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जस्ट वन एसेट, ठीक है। हमें इसका क्या चाहिए बेटा, हमें इसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए। अगर कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन में तो इंतहाई आसान है कैरिंग कैलकुलेट करना, क्योंकि एक साल के बाद एसेट की कॉस्ट क्या थी, 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटिव वो सिर्फ 10,000 थी, 90,000 आ गई इसकी कैरिंग अमाउंट। और इसकी टैक्स बेस क्या आएगी, ये तो थी अकाउंटिंग के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से उसकी 1 लाख है बेटा एसेट की वैल्यू, और 25,000 उसकी डेप्रिसिएशन है। तो टैक्स वालों के हिसाब से कितनी है कैरिंग अमाउंट, 75,000। तो हम इधर लिखेंगे 90,000 इसकी, 75,000 इसकी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर। अब डिफरेंस आ गया 15,000 का। अब हम रूल लगाएंगे, ये कौन सा डिफरेंस है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। क्योंकि एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो दिस इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, नो डिडक्टेबल टेम्परेरी। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो बेटा क्या करेंगे, इस पर आएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 15,000 का ले लेंगे हम, 15,000 15,000 का 29% बेटा मुझे बताया क्या आता है, 4,000 4350 4350। ये टैक्सेबल, हाँ 50, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर मैं इसको यहां क्लोज करूं, लेट, इसका मतलब इस साल में इस एसेट के अलावा यहाँ कुछ नहीं। अगर और एसेट होते हैं, मतलब यहाँ में भी होता डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट का भी मैं इस तरह करता हमारा, उसके अलावा आ गया इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का भी इस तरह करता। करने के बाद यहाँ वो सारी फिगर्स आ रही होती और यहाँ हम निकालता क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश डेफर्ड टैक्स एसेट। में भी इधर कोई एसेट आ रहा होता, कुछ लायबिलिटी आ रही होती, तो हम नेट करके देख लेते हैं हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट बचा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बचा। हम इस तरह क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट इस क्वेश्चन के अंदर है 4350। और इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, लेस, क्योंकि ये बैलेंस शीट अप्रोच है तो लिखेंगे लेस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इस सूरत में क्या है, नील है, तो ये क्या हो गया 4350 फॉर द ईयर, 4350 फॉर द ईयर। एक कुछ बच्चे यहाँ पर रट्टा लगाते हैं कि ये 4350 एसेट है या एक्सपेंस है या इनकम है। ये 4350 एक्सपेंस है या इनकम है। इसका मैं बड़ा आसान एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं कहता हूँ अगर वो समझ लगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअली चले तो आपके लिए ये जहाँ मर्जी जिस तरह मर्जी आप उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेट, आपने देखा ये क्लोजिंग बैलेंस आपका जो आ रहा है ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, आपने अपने अकाउंट्स के अंदर, अपनी बैलेंस शीट के अंदर 4350 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाना है, क्रिएट करना है। 4350 आपके बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। और हमारे पास ओपनिंग है कितना, लेट 10 कह देते हैं, 20 कह देते हैं या 30 कह देते हैं या नील कह दिया। अगर नील है तो इसका मतलब हमने जीरो से बैलेंस को लेके है ना 4350, ये वो डिफरेंस निकल आए यहाँ से 4350 बैलेंस लेके जाना है। एग्रीड यहाँ तक। अगर हमने इतना बैलेंस क्रिएट करना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो हमें पता है लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर अगर हमने लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो लायबिलिटी क्या करते हैं,
क्रेडिट, तो डेबिट क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। इसका मतलब ये फोर्थ ईयर क्या हो गया, एक्सपेंस। हमने एंट्री क्या की, हमने एंट्री की डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 4350 से, इससे हुआ क्या, बैलेंस शीट में 4350 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया और एक्सपेंस हो गया। इसमें ओपनिंग बैलेंस जीरो था इसलिए ये अमाउंट आई। इसी में मैं एक दो केस और इधर आपको समझाने के लिए बताता हूं। मैं कहता हूं क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्लोजिंग है मेरा 500 लेस ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो मैं कहता हूं लेट है मेरा 200। इसका मतलब क्या है, मेरी बैलेंस शीट में ओपनिंग कितना आ रहा है 200 का, मैंने इसको करना कितना है 500 का, तो डिफरेंस जो 300 है इससे मैंने क्या करना है, अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, लायबिलिटीज 300 से क्रेडिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 300 से डेबिट। ये होगी बात। अब एक और छोटा सा केस करते हैं। मैं कहता हूं मेरा क्लोजिंग है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 500 की, लेकिन मेरी जो ओपनिंग है वो है डेफर्ड टैक्स एसेट कितने का, 200 का। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अल्टीमेटली अगर मेरा ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग लायबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब पहले मैं एसेट को खत्म करूंगा, फिर मैं लायबिलिटी क्रिएट करूंगा। तो उसमें क्या होगा बेटा, मैं 500 के से नहीं 700 से एंट्री करूंगा। अब होगा क्या, 700 की एंट्री ये होगी कैसे, मैं पहले करूंगा एसेट को खत्म, डेफर्ड टैक्स एसेट को खत्म करना तो करूंगा क्रेडिट 200 से। 500 की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखूंगा 500 से, और क्या कर दूंगा, एक्सपेंस कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस को। ये है वो कॉन्सेप्ट। अब इसको रट्टा कैसे लगाना है, बाज को ऐसा रट्टा लगाने का भी आसान तरीका बता दे, कैसे फर्क तब लेना है, डिफरेंस कब लेना है, ये कैसे पता चलेगा बेटा। इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर तो ओपनिंग क्लोजिंग आपस में डिफरेंस है, डिफरेंशिएट है, मतलब ओपनिंग एसेट है क्लोजिंग लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग एसेट है ओपनिंग लायबिलिटी है, ये डिफरेंस है। मतलब एक में है लायबिलिटी एक में एसेट, दोनों सेम नहीं है। तो उस सूरत में हमने दोनों को ऐड करके ये अमाउंट निकालनी है जिससे हम एंट्री करेंगे नेट। ठीक है, 700 आ गया। लेकिन अगर दोनों लायबिलिटीज है जैसे कि इस केस में, या दोनों एसेट्स है सेम है नेचर, तो हम डिफरेंस करके अपनी अमाउंट निकालेंगे जिस तरह इसमें निकालेगी। इसका मतलब शॉर्टकट मेथड अगर हमने यूज करना है तो हम देखेंगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग की नेचर एक एसेट एक लायबिलिटी, या एक लायबिलिटी एक एसेट है एक दूसरे से उल्ट है, तो हमने दोनों को प्लस करना है। और अब अगर हमने फौरन देखना हो ये हमारा 700 जो निकला है ये एसेट है ये लायबिलिटी है, तो अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या निकालना है। अगर तो क्लोजिंग हुआ लायबिलिटी तो इसका मतलब लायबिलिटी क्रेडिट करनी हो तो डेबिट है, ये डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, तो उसको देख के हम एक्सपेंस बना लेंगे। लेकिन अगर हुआ क्लोजिंग एसेट, इसका मतलब फर्क तो निकाल लिया। अब अगर क्लोजिंग एसेट है तो एसेट डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। इस तरह ये शॉर्टकट तरीके से हम निकाल सकते हैं। एनी क्वेश्चन बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। अब इसी का मैं दूसरे साल का डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करता हूं। रीजन ये थी मैंने इधर इतनी चीजें अब बताई ताकि आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट मुश्किल ना हो। अब फिर वही बनाते हैं पर्टिकुलर्स, ईयर 2 की बात कर रहा हूं, कैरिंग अमाउंट अभी सिर्फ विदाउट प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, उसके बाद आ जाएगी डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एसेट को कर दिया तो इधर डिडक्टेबल पे, ठीक हो गया। अब दूसरे साल की एसेट की कैरिंग अमाउंट किया है। अगर एसेट क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो पहले साल भी 10,000 दूसरे साल भी 10,000, मतलब कैरिंग अमाउंट होगी 80,000। ये कैसे आई, 1 लाख माइनस 20,000, 20,000 क्या 2 साल की डेप्रिसिएशन। इसी तरह टैक्स बेस के लिए एसेट की कॉस्ट लेस 2 साल की टैक्स वाली डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, वो आएगी 1 लाख माइनस 25,000 पहले साल की और 7,500 दूसरे साल की। तो वो क्या अमाउंट हमारे पास बच गई बेटा, ये अमाउंट बची हमारे पास 7,500 67
यही है 67,500, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है 12,500 का। अब ये टैक्सेबल डिफरेंस या डिडक्टेबल, कैरी एसेट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस से तो कौन सा होगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इस पर क्या आएगा डेफर्ड टैक्स लिएबिलिटी आएगी। अमाउंट क्या उस लिएबिलिटी की बेटा 3625। 3625। अगर इधर कोई और एसेट होते हैं हम वो भी लिखते हैं, लास्ट में हम इसका करते हैं ये टोटल, यहां पर आया टोटल 3625। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन इजीली होता है, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लिएबिलिटी 3625 लेस ओपनिंग क्या है, ओपनिंग भी क्या है डेफर्ड टैक्स लिएबिलिटी है, वो कितनी निकालनी थी हमें बताइएगा पिछले ईयर की बेटा 4350। 4350। अब देना मैं शॉर्टकट मेथड यूज करना, दोनों लिएबिलिटीज है तो माइनस करे, क्या आएगा आंसर 725। 25 425 725 725। 725। ओके। अच्छा इधर एक बड़ी अहम चीज जो यहाँ शुक्र है मैंने ये आपको ना बताना भूल गया था, इधर है। अब देखिए दोनों लिएबिलिटीज है, दोनों लिएबिलिटीज है। अब मैंने कहा था आपने क्लोजिंग लिएबिलिटी को देखना है, अगर क्लोजिंग लिएबिलिटी है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्लोजिंग एसेट है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। जब आपस में डिफरेंशिएशन है, मतलब ऊपर एसेट नीचे लिएबिलिटी, नीचे लिएबिलिटी ऊपर एसेट, जब इस तरह होगा दोनों को प्लस करके, ये दोनों को प्लस करके हम देख लेंगे क्लोजिंग क्या है। लेकिन जब दोनों सेम है, दोनों सेम है, फिर हमने देखना है क्या लिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ओपनिंग क्या थी 4350, क्लोजिंग क्या है 3625, मतलब हमने लिएबिलिटी 4350 से लेके जानी है 3625 पर। अगर लिएबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लिएबिलिटी कम करनी है, तो क्या करेंगे हम एसेट लिएबिलिटी को डेबिट करेंगे, तो 725 क्या होगी हमारी फॉर द ईयर इनकम, क्या बन गई फॉर द ईयर इनकम। इससे लेकिन अगर आपस में डिफरेंस हो, मतलब ओपनिंग एसेट क्लोजिंग लिएबिलिटी या ओपनिंग लिएबिलिटी क्लोजिंग एसेट हो, तो उस सूरत में जब दोनों सेम नहीं होते तो हम क्या करेंगे प्लस करके उसकी अमाउंट लिखते हैं, और ये एसेट है या ये एक्सपेंस है या इनकम है वो क्लोजिंग से कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम हो, ओपनिंग लिएबिलिटी क्लोजिंग लिएबिलिटी, तो उस सूरत में हम क्या देखेंगे क्लोजिंग लिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर तो क्लोजिंग लिएबिलिटी हो रही हुई इंक्रीज, तो फिर क्या करना है लिएबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। लेकिन अगर हुई और क्लोजिंग लिएबिलिटी डिक्रीज जिस तरह इस केस में है, तो क्या करेंगे लिएबिलिटी डेबिट तो इनकम क्रेडिट। इसी तरह इस साइड को देखेंगे आप। ये देखिए बेटा उसने पहले साल का डेफर्ड टैक्स और ये सारा निकाला हुआ, ठीक है, ये करंट टैक्स और ये डेफर्ड टैक्स, या उसने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन भी नीचे बताई है। ये उसने ये 2 का भी करके बताया है। अब इसमें कुछ चीजें फिगर्स आपको समझानी है। जो ये फिगर है करंट टैक्स, ये उस करंट ईयर की बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लिएबिलिटीज के अंदर। और जो डेफर्ड टैक्स है ये नॉन करंट लिएबिलिटीज के अंदर, ये डेफर्ड टैक्स लिएबिलिटी अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये डेफर्ड टैक्स लिएबिलिटी एसेट के तौर पर शो किया जाएगा सेपरेट। एनी क्वेश्चन अप टू है? सर ये बात रिपीट कर दें। लास्ट बार लास्ट बात ये है जो करंट टैक्स निकला ना हमारा करंट टैक्स, ठीक है, करंट टैक्स बनेगा सॉरी करंट टैक्स जोन है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर पेएबल के तौर पर आएगा। क्या आएगा पेएबल, और ये पेएबल कहां शो होगा करंट लिएबिलिटी के अंदर प्रीमियम फॉर टैक्सेशन। करंट लिएबिलिटी हमने अगले साल पे करनी है। जो करंट टैक्स है, आप जो टैक्स के अंदर टैक्स कैलकुलेट करते थे इनकम फ्रॉम सैलरी बिजनेस, वो टैक्स पेएबल होता था। इसी तरह जो करंट टैक्स है वो टैक्स पेएबल है, वो करंट लिएबिलिटी है, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के तौर पर कैरिंग अमाउंट कहां पर आएगी इसकी करंट लिएबिलिटीज के अंदर। जो डेफर्ड टैक्स है वो तो
असल में टाइमिंग डिफरेंस है ना, वो पेएबल नहीं है हमारा टैक्स। हमने कहीं टैक्स के अंदर डेफर्ड टैक्स पेएबल नहीं पढ़ा, ये तो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट की वजह से है। तो वो जो डेफर्ड टैक्स की हमारी फिगर आएगी बेटा, वो डेफर्ड टैक्स जोन से है, वो फिगर हमारी बैलेंस शीट के अंदर आएगी। वो फिगर कहाँ आएगी? हमारी बैलेंस शीट के अंदर आएगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं, देख जो हमने अभी किया, करंट टैक्स की बात क्लियर होगी है, मैं डेफर्ड टैक्स का भी बताने लगा हूं आपको। क्लियर। और करंट टैक्स, एक तो हमारा करंट लिबिलिटी बनेगी, दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस भी बनेगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस भी बनेगा, जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स एक्सपेंस लिखते हैं ना, उसमें करंट टैक्स एक्सपेंस भी लिखेंगे हम। अब आगे दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है? डेफर्ड टैक्स। अब बैलेंस शीट अप्रोच से जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, ये मैं हाईलाइट करूं, बैलेंस शीट अप्रोच से जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, ये क्लोजिंग बैलेंस नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लिबिलिटी होगा बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर? और ये जो फॉर द ईयर निकलता है एक्सपेंस या इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा फॉर द ईयर, एक्सपेंस या इनकम। अगर एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस हो जाएगा, अगर इनकम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम हो जाएगा। ये होगी किस जगह पर जाके? जहां पर हमारा निकलता है बेटा, इधर छोटा सा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, फिर हम उसमें लिख सकते हैं लेस टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस दो तरह के, एक करंट टैक्स जिसको फॉर द ईयर कहते हैं करंट टैक्स, और दूसरा हम कहते हैं डेफर्ड। जो डेफर्ड वाला, डेफर्ड वाले पार्ट में ये आएगा जो फॉर द ईयर निकलेगा, डेफर्ड टैक्स। इसी तरह दूसरे साल में क्या होगा? ये पहले साल की बात थी। दूसरे साल में ये वाली फिगर मेरी चलेगी बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग, और ये जो फॉर द ईयर निकला है, क्योंकि ये इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बनेगा? इनकम बन जाएगी करंट टैक्स के साथ। अब बताए किसी का कोई क्वेश्चन है? ये उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली बात सर दोबारा बता दें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वही है जो हम इनकम स्टेटमेंट नहीं निकालते, उसके बाद टैक्स कौन सा माइनस करेंगे? इसमें से जो करंट टैक्स निकला है वो भी माइनस करेंगे। ठीक है? कौन से वाला? करंट टैक्स। करंट टैक्स प्लस जो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर निकाला ओपनिंग क्लोजिंग के फर्क से, क्लोजिंग नहीं, जो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर निकाला है ना, वो आएगा। ठीक है? ठीक, ओके। असल में जो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर आता है ना, उसकी एंट्री क्या होती है? इसी केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसकी एंट्री होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 725 से डेबिट टू इनकम 725 से क्रेडिट। ये इनकम में चली जाती है, और ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 725 है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमारी टी अकाउंट में आ रहा होता है बेटा, वो ओपनिंग बैलेंस होता है मेरा लेट 4350, 725 इधर जाता है, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है 3625। मतलब मैं अपने क्लोजिंग बैलेंस को इस तरह एडजस्ट करता हूँ। ये उसका टी अकाउंट भी मैंने बना के आपको बता दिया, और यही वो 3625 है जो मेरा जाता है फिर बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर हो गया? ये 725 माइनस होगा? 725 माइनस क्यों हुआ? ये क्वेश्चन में देखो ना, ये ना देखो इधर माइनस किया, क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? 7225। नहीं, वैसे पूछा कि करंट टैक्स में से माइनस होगा ना। हाँ, ये बस कंफर्म। हाँ, वहां जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बनेगा ना, वो देखो उसमें करंट टैक्स आया, ये 725 माइनस हुआ, ये आया, फिर उसके बाद नेट टैक्स एक्सपेंस, नेट टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि इनकम है ना। यही अगर पिछले केस में चले हैं 14650 प्लस 4350, क्योंकि ये 4350 एक्सपेंस था तो इनको प्लस करने से नेट एक्सपेंस है। एनी क्वेश्चन? ये प्रोविजन की बात नहीं समझ में आई। कौन सी प्रीवियन की बेटा? ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाली। 1,74,725। हाँ जी। अच्छा, आप जो टैक्स पढ़ लिया आपने या नहीं बेटा? हाँ जी, पढ़ लिया होगा। टैक्स में आप टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते थे इनकम फ्रॉम बिजनेस हाँ की, जी। वो जो टैक्सेबिलिटी है क्या वो हमने पे करनी होती थी? नहीं।
यार आपने तो मतलब सारा टैक्सी नहीं वो आपने सारा टैक्सी मतलब पकड़ के, वो कहते नहीं जो पंजाबी की कहावत है, गधा ही कहीं डाल देना, ये आपने तो वो काम किया है। सब वही कंफ्यूजन हो रही थी यही प्रवीण की ये सब। आप क्वेश्चन करते थे इनकम फ्रॉम बिजनेस का टैक्स के अंदर, आप उसमें सारी अकाउंटिंग प्रॉफिट लेते थे, ऐड लेस करते थे, फिर टैक्सेबल प्रॉफिट आता था, टैक्सेबल प्रॉफिट के बाद आप उसमें एडजस्टमेंट क्या करते, टैक्स क्रेडिट करते थे, लास्ट में निकालते टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल का मतलब क्या होता है? कि टैक्स अभी पे करना है। पे करना है, ये एक्सपेंस हो गया, पे करना है, ठीक है। अगर ये हाँ टैक्स जी। पे करना है तो ये हमारी क्या है बच्चे? लाइबिलिटी। तो हम इसकी अगर एंट्री पास करनी है, ये देखो ये करंट टैक्स की सारी क्या है, हमारी वर्किंग है, हमारे अकाउंट्स में नहीं है। अब मुझे पता चल गया 1,74,725 मैंने टैक्स पे करना है, मेरी लाइबिलिटी होगी। अब मैं इसको क्या करूँ, टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू टैक्स लाइबिलिटी, इसलिए इसको करंट टैक्स पेएबल लिखते हैं। क्लियर? ओके ठीक। जो डेफर्ड टैक्स होता है ना, डेफर्ड टैक्स पेएबल नहीं होता, डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी आ रहा होता है, वो टाइमिंग डिफरेंस है, उसमें से पेमेंट नहीं होनी, वो टाइम के साथ खुद ही एडजस्ट होना है। सर ने आपको सिखाया होगा सारी वर्किंग्स करवा Yes, के sir. जी, ठीक हो गई। लेकिन जो करंट टैक्स है वो पेएबल होता है हमारा, इसलिए उसकी एंट्री आती है करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट थ्रू पेएबल क्रेडिट। ओके। ये भी क्वेश्चन अभी आपने नहीं करना बेटा, इसके अंदर लीज होल्ड एसेट की बात आ रही है। अभी आपने IFRS 16 नहीं पढ़ा हुआ लीज, जिसकी वजह से मैं ये चीज आपसे अभी डिस्कस नहीं कर सकता। लीज का ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड होता है, उसकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज निकलती है, उसकी वैल्यू है, तो उसका मैं फिलहाल आपसे डिस्कशन नहीं अभी करूंगा। हाँ, लेकिन जितना हमने टैक्स के अंदर पढ़ा है, टैक्स के हवाले से क्वेश्चन उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो उस हवाले से मैं इसकी डिस्कशन कर सकता हूँ। लेकिन नेक्स्ट जहाँ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी कि लीज की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, लीज एसेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसने खुद फिगर दिए फिर हम कर सकते हैं। अगर लीज है, हमने पढ़ा था लीज दो तरह की होती है टैक्स के अंदर, मैं टैक्स के हवाले से बता रहा हूं। लेकिन अगर हम IFRS 16 में जाएंगे, वहां जाके इसका कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट तरीके से आता है। एक आता है फाइनेंस लीज और एक आता है ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज भी सिर्फ लेसर के लिए होती है, आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट चेंज होना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए फिलहाल बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। ऑपरेटिंग लीज के अंदर हम सिर्फ रेंट पे करते हैं, और फाइनेंस लीज के अंदर हम क्या करते हैं, अपना एसेट भी बुक करते हैं और एसेट के साथ अपनी लायबिलिटी भी बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये दो चीजें होगी। एसेट पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं अपने, और लायबिलिटीज के ऊपर हम अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बात की जाए अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लीज एसेट की डेप्रिसिएशन आती है और लायबिलिटी की इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होता है फाइनेंस लीज की शक्ल में। और ऑपरेटिंग लीज की शक्ल में बेटा क्या होता है, सिर्फ हमारा होता है रेंट, वो रेंट एज अ एक्सपेंस अलाउ होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। टैक्स वाले कहते हैं देयर इज नो फाइनेंस लीज, ये लीज है ही नहीं, देयर इज नो फाइनेंस लीज। अगर टैक्स वाले फाइनेंस लीज को नहीं मानते तो इसका मतलब क्या, टैक्स वाले कहते हैं सिर्फ ऑपरेटिंग लीज है, मतलब जो आपने पैसे या जो आपने रेंटल्स पे की, टोटल रेंटल्स जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आ गया, वो सारे का सारा एज एक्सपेंस अलाउ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर कोई लीज हमारी फाइनेंस लीज है तो अकाउंटिंग वालों ने क्या किया होगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चार्ज किया होगा। तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, वो डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करेंगे, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड बैक करेंगे, वो जो टोटल लीज पेमेंट हुई है वो सारे का सारा लेस कर देंगे, क्योंकि टैक्स वालों ने कहा वो एक्सपेंस अलाउ है। तो ये वो सीक्वेंस है वो जो हमने करना है।
और इसी के रेलेवेंट हम अपनी जब ये एसेट को ही नहीं मानते टैक्स वाले, लिबिलिटी को ही नहीं मानते, तो एसेट की डेप्रिसिएशन और एसेट का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब बैलेंस शीट के हवाले से अगर मैं बात करूं अब इससे नेक्स्ट में, तो मैं ये कहूँ मेरी बैलेंस शीट में एसेट भी आ रहा होगा लीज वाला, और बैलेंस शीट में लिबिलिटी भी आ रही होगी, मतलब मेरी कैरिंग अमाउंट होगी दोनों की। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे हम तो इसके मानते ही नहीं, ये हमारी नज़र में है ही नहीं। तो टैक्स बेस लीज एसेट की शक्ल में एसेट्स और लिबिलिटीज की होगी नील। बस ये इतनी सी बात थी जो अभी बतानी थी यहाँ तक जरूरी। इससे आप उम्मीद है कुछ क्वेश्चन तो कर सकोगे, लेकिन मैं भी कुछ क्वेश्चन अभी आप ना कर सको, तो इसलिए परेशान नहीं होना। जो क्वेश्चन नहीं करने वाले होंगे मैं आपको बता दूंगा बेटा इसको छोड़ दे, अभी नहीं करना आपने। क्लियर? और यहाँ पर लीज लिबिलिटी निकलेगी कैसे? नॉर्मली क्लोजिंग लीज लिबिलिटी, जिस तरह एसेट अकाउंटिंग वालों ने कैसी कैलकुलेशन की होगी, एसेट माइनस एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, वो इससे आ जाएगी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। उसी तरह जिस तरह IAS 60 में बाकी करते हैं इसी तरह इधर। और जो लिबिलिटीज होगी, तो लिबिलिटीज हमने आपको याद होगा, हमने IFRS 15 के अंदर भी पढ़ा होगा, लिबिलिटीज में हम ऐड करेंगे अपना इंटरेस्ट और लेस कर देंगे रेंटल टोटल, तो ये हमारे पास क्लोजिंग लिबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्लोजिंग लिबिलिटी। बस मतलब इस लिबिलिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल था वो उसने लिबिलिटी को इंक्रीज किया, और जितने रेंटल जितनी अमाउंट पे की उसने लिबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। इससे हमारी क्लोजिंग लिबिलिटी आ जाएगी। सिर्फ क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। कंपनी है लीज ऑफ एन एसेट व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड एट ₹5 लाख अंडर फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज है तो एसेट भी बुक और उतनी ही अमाउंट की लिबिलिटी भी बुक। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 ईयर, इससे उसकी डेप्रिसिएशन निकल। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू लीज इज 10%, मतलब इंटरेस्ट कितने से आना? 10% से आना। द टैक्स लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज लीज एंड ओनली अलाउ लीज रेंटर ऑन द पेमेंट बेसिस। मतलब लीज रेंटर ऑन द पेमेंट बेसिस का मतलब होता है सिर्फ ऑपरेटिंग लीज अलाउ कर रहा है। द कंपनी विल बी पेइंग ₹131 हैज लीज रेंटर्स, मतलब उसने बता दिया 1,31,900 5 साल तक उसने लीज रेंटर की शक्ल में पे करना। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ₹1 मिलियन, कॉर्पोरेट टैक्स 29%। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लिया 1 मिलियन, इसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे लीज डेप्रिसिएशन, जो इस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 से आएगा, जो क्या 1 लाख रुपया। अगर टैक्स वाले लीज को नहीं मानते तो बेहतर वो लीज के ऊपर फाइनेंस लीज को नहीं मानते, तो इसका मतलब वो एसेट को भी नहीं मानते। अगर एसेट को नहीं मानते तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी वो मानेंगे नहीं, उसको ऐड बैक कर देंगे। ऐड कर दिया। और इसी तरह फाइनेंस चार्जेस जो एक्सपेंस है वो देखो 5 लाख मल्टीप्लाई 10%, वो एक्सपेंस किया हुआ था वो भी हमने क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। और क्योंकि टैक्स वाले ऑपरेटिंग लीज को मानते हैं तो उन्होंने लीज रेंटल पेड सारी की सारी लेस की, तो इससे क्या आ गया? मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। और टैक्सेबल प्रॉफिट पर 29% जो कॉर्पोरेट रेट है वो कैलकुलेट किया, तो मेरे पास करंट टैक्स आ गया, जिसके अगेंस्ट मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या करंट लिबिलिटी लिखनी है, वो है 295,240, ये वो आ गया करंट टैक्स। अब बात रही डेफर टैक्स की। डेफर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए सीखा हमें चाहिए कैरिंग अमाउंट, हमें चाहिए टैक्स बेस, हमें चाहिए बेटा फिर उसका डिफरेंस, वहां से हम डेफर टैक्स एसेट या लिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें पहले साल एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? एसेट की कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पर जो एसेट रिकॉर्ड किया गया वो 5 लाख पर था और पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 1 लाख रुपया, मतलब एसेट की कैरिंग अमाउंट 4 लाख है, जो कि इधर में ही आ रही है 4 लाख। टैक्स वाले लीज एसेट को मानते ही नहीं है, वो इसको कहते ही नहीं है कि हमारा एसेट है, तो उनके लिए कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 0 होगी। जब एसेट है टैक्स बेस क्या है? ज्यादा है, सॉरी टैक्स बेस कम है, या इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस इन द केस ऑफ एसेट, देन इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एंड डेफर्ड टैक्स लिबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड। 4 लाख आ गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इस पर 29% रेट लगा और 1,16,000 आ गया। इसकी मैं कैलकुलेशन इसलिए शो नहीं कर रहा, इससे रेलेवेंट हमने क्वेश्चन पहला पूरा शो किया, सिर्फ एक प्रोसीजर आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दोबारा इसको फॉलो अप किया। और इसका जो क्वेश्चन अब आ गया इस डेटा के हवाले से, बैलेंस शीट में एक लीज एसेट आ रहा होना था और दूसरा लीज
लायबिलिटी मैंने अभी बताया, लीज लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस बेटा कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, लायबिलिटी के अंदर जो हमारा लीज लायबिलिटी का ओपनिंग था, इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो कि है 50,000, और रेंटल जो पे किया वो इसमें से लेस कर देंगे 131,900। तो इससे क्या होगा, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी मेरी किसकी बेटा, इस लीज लायबिलिटी की। तो मैं निकाल सकता हूं इधर से 5 लाख जमा 50,000 माइनस 1,30,900 है मेरे ख्याल में। इधर में देख तो क्या वैल्यू है, 1,31,900। तो मेरे पास आ गया 4,18,100। तो ये मैं लिखूंगा कैरिंग अमाउंट 4,18,100। टैक्स बेस इसकी भी जीरो। अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी की अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस है। तो हमने डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस की बेस पर डेफर्ड टैक्स एसेट ले लिया, और जब इनको नेट किया तो मेरे पास नेट बच गया डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट नेट बचा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ये था क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स है था कुछ नहीं था, नील आ गया। तो फॉर द ईयर क्या निकला 5249, ये अमाउंट निकल गई क्योंकि क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है इनकम फॉर द ईयर। इसकी एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू इनकम क्रेडिट, इसलिए उसने यहाँ पर ये इनकम कैलकुलेट की। ये जो हमने तरीका निकाला ना क्लोजिंग लायबिलिटी कैलकुलेट करने का, ये आगे जाके इसमें भी डिफरेंशिएशन आती है, लेकिन अभी सिर्फ ये बेसिक लेवल पर आपको थोड़ा सा बताया होने के लिए, बाकी इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? कोशिश करनी है आपने इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कीजिएगा सारा, और उसके बाद ये आपका शाकर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है। मंडे से देखेंगे किस तरह इसको नेक्स्ट हमने लेके चलना है। आज के लिए बेटा इतना ही। क्यों भाई? जी क्यों भाई, जो क्लोजिंग लायबिलिटी निकाली है बताते जरा दोबारा कैसे निकाली है? अभी कौन से वाली 4 to ये जो 5 to 49 5 to ये 5 to 418,100 4181, अच्छा ये वाला है लीज लायबिलिटी। बेटा। ये अभी आप सिर्फ जनरल, इससे ज्यादा आपने नहीं सीखना। अगर इसके अलावा ज्यादा एडजस्टमेंट है आपने ना उस क्वेश्चन को बेशक छोड़। ओपनिंग देखो, ओपनिंग लीज लायबिलिटी जो भी होगा इसमें ऐड करेंगे इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है, और इसमें लेस कर देंगे हम अपना रेंटल। तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्लोजिंग लीज लायबिलिटी। ये आपके लिए अभी इधर है, आगे जाके इसका स्केड्यूल बनेगा, फिर उस वक्त स्केड्यूल बनाएंगे हम। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग लीज लायबिलिटी थी 5 लाख, ऐसे ही है। इंटरेस्ट कितना था 10% 50,000। पेमेंट क्या आ गई 131,900। तो क्लोजिंग क्या आया मुझे बताया 418,100। ठीक है, इसी साल अगले साल भी करते हैं लेट। अगले साल इंटरेस्ट किस पर लगेगा, क्योंकि ये लायबिलिटी आ रही है तो इसी पर इंटरेस्ट लगेगा ना। IFRS 15 में आप करते थे, याद है? अगले साल इंटरेस्ट होगा हमारा एट द रेट ऑफ 10%, तो वो आ जाएगा 41810, ऐसे ही है। और ये यही इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस भी होगा, वहां से मैं ऐड बैक करेंगे, फिर इसमें से रेंटल लेस करेंगे 131,900। और क्लोजिंग क्या आ गया 328010 828, अच्छा 328 328010। अब देखना जरा, वही निकाला हुआ उसने। जी ठीक है, बस इतना सीखे। इसमें बाकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब IFRS 16 करेंगे, उस वक्त इसमें बहुत चीजें डिस्कस करने वाली। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी ये इतना काइंडली ये स्क्रीन शेयर कर देना ग्रुप में। कौन से वाली? ये वाली? ये तो यार मैंने बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है इसमें। वन समझ आ रही है, मैंने देखा ही साथ वैसे वो ताकि कोई प्रॉब्लम हुआ करते दौरान तो बंदा इधर से देख लेता है। चलो मैं कर देता शेयर। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज।